The word therm is associated with heat, energy and dynamics, means variations, changes या फिर transformations, whatever seems easy to you. And that's exactly what forms the subject matter of thermodynamics. It is the study of energy transformations. But these energy changes are essentially of microscopic systems only, जिनमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, rather than माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो कि सिर्फ कुल कुछ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है. बेसिकली ये आपको पता भी लग जाएगा जब इन डेप्थ पढ़ेंगे सिस्टम्स इस चैप्टर में आप. फॉर एग्जांपल, अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर along with a piston, that is a system, and another system is a substance that has to be कंबस्टेड, जिसका कंबस्शन होना है, एंड द कैलोरीमीटर. तो इन सभी सिस्टम्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती डेफिनेटली. तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स. सो या थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, इन्हीं के एनर्जी चेंजेस. माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके लिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेडिकेट की है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं. Now thermodynamics is not concerned with how and at what rates energy transformation are taking place. इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, इट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है ये. थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ पढ़ते हैं इट इज बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, एंड दैट्स द ओनली रीजन. जितने भी प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, दीज आर स्टेट फंक्शंस. उनकी वैल्यू सिर्फ उनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि द पाथ दे फॉलोड. सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एंड वर्क, बाकी सब स्टेट फंक्शंस हैं. उसका रीजन यही है दैट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम ओनली इन थर्मोडायनेमिक्स. Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium. Either it is already in equilibrium or it moves from one equilibrium state to another equilibrium state. अब ये लाइन आपको याद रह जाएगी अगर आपको पता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट इज अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. तो जो बिगिनिंग में ही आता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, जीरोथ लॉ, उसी में जब थर्मल इक्विलिब्रियम का जिक्र हो रहा है तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन्हीं सिस्टम से वैलिड होंगे जो इक्विलिब्रियम से एसोसिएटेड हैं. ये लाइन अब आपके लिए ऑब्वियस हो गई. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, अब आगे बताया गया कि इक्विलिब्रियम चीज क्या है. पीछे उसने पहले बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे वैलिड होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब आगे इसको डिफाइन कर रहा है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर या फिर टेम्परेचर जब टाइम के साथ चेंज नहीं करती हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो वैसा बोला जाता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इनकी वैल्यू कैसे चेंज करती है और कितनी रेट से चेंज करती है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न नहीं है. इनिशियली इनकी एक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है और एनर्जी चेंज सिस्टम में होने के बाद इनकी जो फाइनली वैल्यू हो जाती है, सिर्फ उनके चेंज पे डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स. एंड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इनिशियली इन प्रॉपर्टीज की सिस्टम में, उसी को बोलते हैं द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम. एंड ये जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है. 11th फिजिक्स का जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये आने वाला है. इसकी सिग्निफिकेंस और एप्लीकेबिलिटी हम वहां देखने वाले हैं. अभी के लिए इससे आप सिर्फ इतना सीखिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होता है इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे ही, तो इसलिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पे ही वैलिड होंगे. सिर्फ इतना सीखना है अभी के लिए इससे आपको. अब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है इस चैप्टर में. The first one is system. It is the part of the universe in which we are making observations, and the remaining universe constitute the surroundings. Anything other than system is called surrounding, and together they constitute the universe. तो universe हुआ system plus surrounding. तो जिस पार्ट पे हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, यानी
जिसके एनर्जी चेंजेस के साथ हम कंसर्न्ड हैं उसको हम बोलेंगे सिस्टम, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा दैट मे बी सराउंडिंग। तो वी आर कंसर्न्ड विद सिस्टम ओनली। लेकिन ये सराउंडिंग्स भी तो बहुत सारा बचा ना, सिस्टम के अलावा सब कुछ ही को सराउंडिंग नहीं बोल सकते। उसके जो इमीडिएट एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सिस्टम के एनर्जी चेंजेस की वजह से जिस पे पड़ रहा है, दैट वुड बी द प्रैक्टिकली द बाउंड्री ऑफ सराउंडिंग्स। ये आगे बताया गया। हाउ एवर द एंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम, therefore the for all practical purposes the surroundings are that portion of the remaining universe that can interact with the system, that has the ability to interact, क्योंकि close contact में होता है वो। तो usually the region of the space in the neighborhood the system constitute the its surroundings। तो जहां तक उसका इम्पैक्ट है, सिस्टम में चेंज होने का इम्पैक्ट जहां तक लास्ट करता है, प्रैक्टिकली सिर्फ उसी को सराउंडिंग बोलेंगे। कंसेप्चुअली उसके अलावा, सिस्टम के अलावा जितना भी हिस्सा है वो सारा होगा सराउंडिंग्स। कंसेप्ट ये है, लेकिन प्रैक्टिकली तो इम्पैक्ट तो उसका बहुत थोड़े दूरी तक ही रहेगा ना सिस्टम का। तो इसलिए प्रैक्टिकली नेबरहुड को ही बोलते हैं सराउंडिंग्स। कंसेप्चुअली उसके अलावा जितना भी हिस्सा होता है वो सराउंडिंग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी आर केप्ट इन अ बीकर, द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम हेयर, एंड वो रूम जिसमें बीकर रखा है वुड बी द सराउंडिंग। तो सिस्टम यानी बीकर का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जहां तक पहुंच सकता है मैक्सिमली, दैट वुड बी दैट रूम ओनली। इसलिए सिर्फ उसी को हम सराउंडिंग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। Note that the system may be defined by physical boundaries like beaker or test tube, or by a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in the space। तो यही बोल रहा है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है बाउंड्री, वो फिजिकल भी हो सकती है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं जैसे कि बीकर या टेस्ट ट्यूब में, और वो इमेजिनरी भी हो सकती है। एंड ऐसा होता है इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन अ बीकर और अ टेस्ट ट्यूब। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में काफी हाई टेम्परेचर पर कई बार सिस्टम से डील करना पड़ता है। तो दीज माइट नॉट बी कन्फाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब और बीकर, एंड दैट्स फॉर द केसेस ऑफ गैसेस आर हाई टेम्परेचर आल्सो। तो उस केस में हमें बाउंड्री लेनी पड़ती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इमेजिनरी, एंड वो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सिस्टम को स्पेसिफाई करता है। तो दैट्स वाई फिजिकल और इमेजिनरी दोनों टाइप की बाउंड्री हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इट इज नेसेसरी टू थिंक ऑफ अ सिस्टम एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल, यही होगी इसकी बाउंड्री, विच मे बी रियल और इमेजिनरी। हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया ये। इस बाउंड्री सेपरेशन को सिस्टम और सराउंडिंग में इसी को बाउंड्री बोलते हैं। दिस इज डिजाइन टू अलाउ अस कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम जब हीट एनर्जी को गेन करता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं हम, जब उसको लूज आउट करता है टू द सराउंडिंग तब उसको नेगेटिव मानते हैं। तो हीट एनर्जी और वर्क को हम साइंस तभी दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि सिस्टम कहाँ सराउंडिंग कहाँ, यानी उनकी सेपरेशन का हमें पता होगा। सो दैट्स द सीक्वेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ बिकॉज हमें ऑब्जर्वेशन लेनी होती है सिर्फ सिस्टम में, उसी के एनर्जी चेंजेस से हम कंसर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया गया है। नो टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ये फिगर 6.1 था जो हमने थोड़ा सा नहीं देखा था इसको। बेसिकली हमें एक्सप्लेन तो कर दिया था सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का इमीडिएट इन्वायरमेंट जिससे जिसके चेंजेस से जो अफेक्ट होता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो पहला होता है ओपन सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, ओपन है ये एनवायरनमेंट से, तो यहाँ पे दोनों चीजों का एक्सचेंज पॉसिबल है, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल द रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर, इट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल ओपन बीकर, क्वाइट सिंपल। Here the boundary is the imaginary surface enclosing the beaker and the reactants, because here you have considered reactants plus the beaker, both of them as the system।
तो इन दोनों के बाहर का जो एरिया है, रीजन, दैट वुड बी कंसिडर एज द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया गया क्योंकि अगर आप वॉल्स ऑफ द बीकर को बाउंड्री मान लें तो रिएक्टेंट्स जो प्रेजेंट है बीकर के, दैट वुड बी द सिस्टम। ये नीचे बताया गया स्टार लगा के। We could have chosen only the reactants as the system, then walls of the beaker will act as boundary. So choice of boundary between system and surrounding ये हमारी होती है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। अगर बीकर प्लस रिएक्टेंट इन दोनों को आप सिस्टम मान ले तो बाउंड्री वुड बी इमेजिनरी सरफेस, यानी इमेजिनरी होगी, रियल नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट्स को मान ले आप सिस्टम तो फिजिकल बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री द वॉल्स ऑफ द बीकर एंड which separate system from surroundings। ये सिग्निफिकेंस है बेसिकली इस एग्जांपल का। नाउ क्लोज सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड देयर हैज टू बी conducting material reactants in a closed vessel made of conducting material। conducting means heat energy को ये conduct कर सकती है इसकी walls। and metals are best conducting materials that we know from chapter classification of elements। तो conducting material के example होंगे copper and steel। this must be clear to you। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो पा रहा है सिर्फ एनर्जी का, यानी हीट एनर्जी का, बिकॉज ये कंडक्टिंग मटेरियल है। लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो इसलिए यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ओपन में ही हो पाएगा मैटर का एक्सचेंज। तो ये रहे दोनों एग्जांपल ओपन और क्लोज सिस्टम के। ओपन में मैटर का और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग में, सिर्फ एनर्जी का होगा क्लोज्ड में कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से, क्योंकि ओपन नहीं है एनवायरनमेंट से, इसलिए मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें इन दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। So it is the third system. There is no exchange of energy or matter between system and surrounding, and reactants in a thermos flask or any other closed insulated vessel is the example of isolated system। तो ये एग्जांपल आपको रटने की जरूरत नहीं है। थर्मस फ्लास्क, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, उसमें ये आता है एग्जांपल। एंड एग्जैक्टली कौन सी लेयर्स होती हैं थर्मल फ्लास्क में, दैट कोज इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ये तक आपको याद रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर वहां पे गिवन है, तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इंसुलेटेड होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। किसी भी चीज का एक्सचेंज इसमें पॉसिबल नहीं है, ना कि मैटर और ना ही एनर्जी। नाउ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ लिया था। सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग क्वांटिटेटिवली द प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम and temperature as well as the composition of the system। ये composition is nothing but the amount of matter present inside the system, that is the number of moles। इसे कितने हैं उसके अंदर, इसको composition बोलेंगे। and PVTN ये सब define या फिर describe करते हैं state of matter, state of a gas। ये हम states of matter में पढ़ चुके हैं। तो system, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एटलीस्ट इस चैप्टर में एनसीईआरटी में गैस को ही मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम माना गया है, गैस विद अ पिस्टन इनसाइड अ कंटेनर। तो इसलिए यही चारों प्रॉपर्टीज एक गैस को भी एज अ सिस्टम उसका स्टेट डिफाइन करती है। एंड क्वांटिटेटिवली मीन्स by specifying some constant values of these properties we define or describe the state of a system। स्टेट मीन्स कंडीशन। अगर इन सभी वैल्यूज की, कॉन्स्टेंट वैल्यूज की, इन प्रॉपर्टीज के लिए वैल्यू चेंज हुई अगर, तो स्टेट यानी कंडीशन ऑफ अ सिस्टम चेंज हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्क्राइब द दिस चेंज बिफोर एंड आफ्टर। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम इसी के लिए कंसर्न होते हैं, इनिशियली इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है और फाइनली इन्हीं के चेंज के अकम्पाइंग जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही हम थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई बिफोर एंड आफ्टर यानी इनिशियल एंड फाइनल इन्हीं की वैल्यूज हमें डिस्क्राइब करनी होती हैं। From your physics course, we know that state of a system in mechanics is completely specified at a given instant of time by position and velocity of each mass point of the system।
तो ये हम देखते हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर में, जहां पे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है। पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ ईच मास पॉइंट इनसाइड द सिस्टम, उस पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, एंड उसी से स्टेट ऑफ द सिस्टम बताया जाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता। इन थर्मोडायनेमिक्स, अ डिफरेंट एंड मच सिंपलर कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज introduced. It does not need details of the knowledge of the motion of each particle because we deal with average measurable properties of system only. And ये हम states of matter में भी देख चुके हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल्स के मोशन के हम कंसर्न नहीं होते, क्योंकि उन सब की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए हम सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उनकी। सो this is valid here in thermodynamics also, because both are part of physical chemistry only, states of matter and thermodynamics. एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे निकालते हैं, नॉट ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल। सो knowledge of motion of each particle is not concerned, not needed in thermodynamics. सिर्फ एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे निकालते हैं। वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। तो ऊपर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन या फिर मोल्स, दीज आर स्टेट फंक्शंस ओनली। बेसिकली फंक्शन वर्ड का दूसरा मीनिंग ही होता है वेरिएशन। जैसे मैं आपसे बोलूं एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, मीन्स जैसे y की वैल्यू चेंज करेगी वैसे x की वैल्यू भी चेंज करेगी, वेरी होगी y के साथ। इसलिए फंक्शंस को वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इनको स्टेट वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं इन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि स्टेट ऑफ अ सिस्टम उसी की वैल्यू वेरी करते हैं ये प्रॉपर्टीज, इन्हीं के कारण वेरी होती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि वेरी कराते हैं ये द स्टेट ऑफ सिस्टम, क्योंकि इन्हीं की कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड होती है ना। किसी भी स्टेट ऑफ अ सिस्टम इनकी वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाती है। The state of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic or bulk properties. This we have already seen. Variables like PVT are called state variables or state functions because their value depend only on the state of the system and not on how it has reached. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है PVT, इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू, ना कि हाउ इनका चेंज अकर किया गया, कैसे इनकी वैल्यू चेंज हुई है, इसलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। Only a certain number of properties can be varied independently. This number depends on the nature of the system. So in thermodynamics we have different types of systems such as isothermal, isobaric, isochoric या फिर adiabatic. So इन सब में कौन सी properties vary करेंगे और कौन सी constant रहेंगी, definitely depends on the nature of the system only. And once these minimum number of macroscopic properties are fixed, अदर ऑटोमेटिकली हैव डेफिनेट वैल्यूज। इसका मैं आपको एग्जांपल अगर लूं टेम्परेचर का, टेम्परेचर पे क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो अगर टेम्परेचर की एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई तो काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ये दोनों प्रॉपर्टीज की डेफिनेट वैल्यूज हो गई ना। सो वी नीड टू हैव ओनली द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ दीज मच ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, एंड इन्हीं की, क्योंकि ये दूसरे किसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर इनकी वैल्यूज हमने फिक्स कर ली देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली बी फिक्स्ड। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। The state of the surroundings can never be completely specified. Fortunately, it is not necessary also. तो क्योंकि सराउंडिंग्स, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही है बाउंड्री, वो तो एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं हम, लेकिन सराउंडिंग्स का एग्जैक्ट एरिया कितना है वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कि जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उसको हम मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्टली कभी भी नहीं बता सकते। इसलिए सराउंडिंग का स्टेट कंप्लीटली कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीवीटी यही तो डिफाइन करते हैं सराउंडिंग का स्टेट। एंड क्योंकि जब उसकी वॉल्यूम या ही हम डिफाइन नहीं कर सकते सराउंडिंग्स की कितनी होगी कंप्लीटली, तो प्रेशर और टेम्परेचर तो कहाँ से होगा। तो पहली बात तो कर नहीं सकते और दूसरा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने होते हैं चेंजेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से ही कंसर्न होते हैं बेसिकली, तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं होती इसकी। नाउ इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, तो अपार्ट फ्रॉम पीवीटी इंटरनल एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन। मैंने आपको बताया
स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हेयर आर स्टेट फंक्शंस ओनली विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उन्हीं पे उनकी वैल्यू डिपेंड करती है, नॉट ऑन द पाथ। वर्क एंड हीट एनर्जी, दीज टू थिंग्स आर पाथ फंक्शंस, पाथ एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करती है इनकी वैल्यू। इतना आपको याद रखना है इस चैप्टर में से। chemical, electrical, mechanical, or any other type of energy is the sum of all these is the internal energy of the system। तो sum ये जो word है इसमें u आ रहा है एंड internal energy के symbol भी u होता है, तो इससे ये दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ याद रख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी पहले तो जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है किसी भी सिस्टम में उनका सम होती है एंड इसका सिंबल u होता है क्योंकि सम वर्ड के अंदर u आ रहा है बीच में। ये चेंज हो सकती है इंटरनल एनर्जी तीन तरीके से। हीट, व्हेन हीट passes into or out of the system, work is done on or by the system and matter enters or leave the system। बेसिकली जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। जब मैटर एंटर करता है सिस्टम में तो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज होती है एंड जब लीव करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है एंड चेंज इन वॉल्यूम से ही वर्क डन एसोसिएटेड होता है। तो वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ओनली, मींस मैटर के लीव और एंटर होने पे ही ये डिपेंड करता है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट इक्वल हो गए। दीज टू आर टॉकिंग अबाउट वर्क एंड फर्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी। तो वर्क डन और एनर्जी की टर्म्स में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज एग्जैक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में ये डिफरेंट होता है। फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन होता है वहां पे। ये डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज साइन ऑफ वर्क डन इज डिफरेंट इन टू हीट एनर्जी का जब सिस्टम लेता है तो पॉजिटिव होती है, सिस्टम से सराउंडिंग में छोड़ी जाती है तो नेगेटिव होती है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में साइन सेम है लेकिन वर्क डन का साइन दोनों में डिफरेंट है, इसलिए मैथमेटिकल रिलेशन दोनों में डिफरेंट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको हम देखने वाले हैं जब हम साइन ऑफ वर्क डन देखेंगे जो कि आगे आने वाला है। वर्क से पहला ये जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, वी टेक द सिस्टम टू बी द वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इंसुलेटेड बीकर। सो थर्मस फ्लास्क को इंसुलेटेड बीकर हम बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम को हम बोलेंगे एडियाबैटिक। तो आइसोलेटेड सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। एंड ये जो वर्ड है डायबिटिक, ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। डायबिटीज का जहाँ पे जिक्र आता है, बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसमें पैनक्रियाज के सेक्शन के अंडर डायबिटीज मेलाइटिस का जिक्र आता है वहां पे। तो डायबिटिक ये जो वर्ड है इसका बेसिकली मीनिंग होता है फ्लो। तो डायबिटीज में आउटवर्ड फ्लो ऑफ ग्लूकोज होता है थ्रू यूरिन। सो ए डायबिटिक यहाँ पे इसका मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ फ्लो। तो क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जा रहा है और थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस यानी हीट चेंजेस पढ़ते हैं, तो ए डायबिटिक यहाँ मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ए डायबिटिक सिस्टम में यही होता है, हीट का फ्लो यानी एनर्जी चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। एंड यहाँ पे वाल्स को बोलेंगे आइडियाबैटिक वाल्स क्योंकि हीट के ट्रांसफर को अलाउ नहीं कर रही है ये। इनको इंसुलेटेड वाल भी बोल सकते हैं। अब यहीं से आपको क्लियर हो रहा है वहां पे वो जो हार्मोन होता है जो आउटवर्ड फ्लो ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सेल्स को प्रिवेंट करता है उसको इंसुलिन बोलते हैं, बिकॉज इट इंसुलेट्स द फ्लो ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सेल्स। सेल्स ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है, सेल्स में इंक्रीज करता है, यानी सेल्स से जाने नहीं देता, बेसिकली ग्लूकोज को इंसुलेट करता है इनसाइड सेल्स। सो दैट्स हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड। एंड ए डायबिटिक का ये मीनिंग होगा द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्योंकि सिस्टम एडियाबैटिक है तो जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होगा उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट हेयर। तो अभी आपने देखा कि डायबिटिक जो वर्ड है इन जनरल इसका कोई एसोसिएशन नहीं होता हीट से, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो ए डायबिटिक मतलब आप समझ सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंडर ये टर्म आती है, इसी से इसका रिलेशन आता है। डायबिटिक का यूजुअली मतलब होता है सिर्फ फ्लो से।
तो एडियाबैटिक वाल होंगी इसकी, इंसुलेटेड वाल्स इनको बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। चेंज इन हीट फ्रॉम सिस्टम सराउंडिंग ये जीरो हो रहा है, इंसुलेटेड सिस्टम, जिसको अब आप जानते हैं एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए, एंड टेम्परेचर यहाँ पे मान लिया हमने टी ए, इंटरनल एनर्जी होगी यू ए। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टू डिफरेंट वेज। ऑफ कोर्स एक तरीका होता है वर्क डन का और दूसरा हीट एनर्जी का। वन वे इज टू डू सम मैकेनिकल वर्क, एंड यहाँ पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन ही पढ़ रहे हैं। उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। पहला, आप मैकेनिकल वे में वर्क कर सकते हैं। लेट्स से 1 kg आपने वर्क किया बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स एंड देयर बाय कर्निंग वाटर। वाटर की मूवमेंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क से, यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर की इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेट द न्यू स्टेट बी, तो वहां पे टी बी टेम्परेचर होगा, टी बी वुड बी ग्रेटर देन टी ए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस केस में। टी बी वुड बी ग्रेटर देन टी ए, एंड द चेंज इन टेम्परेचर टी बी माइनस टी ए होगा। इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी इस केस में, क्योंकि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, तो यू बी माइनस यू एस का चेंज हो गया। सेकेंड वे ऑफ डूइंग वर्क, you can do equal amount of work 1 kg by electrical work with the help of an immersion rod and note the temperature change. We find that the change in temperature is same as the earliest TB minus TA। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप वर्क चाहे किसी भी तरीके से कर लें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस पैराग्राफ में पढ़ा था, स्टेट फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, ना कि कैसे वो चेंज ब्रॉट अबाउट किया जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे शो किया गया है, मैकेनिकल वर्क की करें या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर अमाउंट उसका सेम है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, वो सेम वैल्यू आ गई दोनों केस में। इनफैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी की सेम वैल्यू। एक्सपेरिमेंट्स इन द अबो मैनर डन बाय द जाउल, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन यानी किलो जाउल की फॉर्म में किया जा रहा है, तो जाउल ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। शो दैट द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, नो मैटर हाउ इट इज was done इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली, irrespective of the path, produce the same change of the state as measured by the change in temperature। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो वही मेजर करने का तरीका होता है इंटरनल एनर्जी को, सेम चेंज प्रोड्यूस करता है इंटरनल एनर्जी में। सो internal energy whose value correct is the characteristic of the system of the state of the system, state function है, whereby the adiabatic work WAD required to bring about the change of state is equal to the difference between the value of u in one state and that in other state। So delta u would be equal to u2 minus u1 means adiabatic work। एंड यहाँ पे प्रोसेस adiabatic इसलिए लिया था क्योंकि उसके लिए q जीरो होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w, w would be equal to delta u, therefore the internal energy of the system is a state function। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रूव हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। by the convention of IUPAC, the work done is positive when work is done on the system and causes the internal energy of system to increase। Similarly, work is done by the system will be negative and it cause the internal energy of system to decrease। तो बहुत सिंपल कन्वेंशन है, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है केमिस्ट्री का कन्वेंशन। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मीन सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव होगी, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव वर्क होगा। तो बहुत सिंपल कन्वेंशन है यहाँ पे, एंड इसी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं इसको, जबकि फिजिक्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है वर्क डन का साइन, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है स्टार डाल के। अर्लियर नेगेटिव साइन वाज असाइंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड पॉजिटिव when work is done by the system, यानी इसका just opposite। it is still followed in physics books although IUPAC recommends the use of new sign convention, तो जो कि केमिस्ट्री में गिवन है
इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड है। ये साइन कन्वेंशन आईयूपीएसी रिकमेंड करता है। फिजिक्स की बुक्स में अभी भी फॉलोड होता है पहले वाला, एंड इसका रीजन ये है क्योंकि फिजिक्स में वर्क डन की डेफिनेशन अलग है। जब आप सिस्टम फोर्स लगाता है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज पॉजिटिव वर्क डन, यानी सिस्टम ने जो वर्क करा इट विल बी पॉजिटिव। एंड जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में सिस्टम की फोर्स है, तो दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो होगा नेगेटिव। तो क्योंकि डेफिनेशन वर्क डन की दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होती है, इसलिए साइंस इन दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। आप एक का याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में गिवन है और आईपीएससी के अकॉर्डिंग है, तो आई से आईपीएससी, आई से इंटरनल एनर्जी आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड सिर्फ एक ही याद रखिए, दूसरे सब्जेक्ट का से अल्टरनेट वे में आपको याद हो जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, यानी इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में आईयूपीएससी के द्वारा रिकमेंडेड केमिस्ट्री के केस में। फिजिक्स में इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो वहां पे डेल्टा यू होगा क्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस साइन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन फिजिक्स में डब्ल्यू का। तो अल्टरनेटिवली इसको आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। some other state functions are pressure, volume, temperature. This we have already seen. For example, if we bring a change in temperature of the system from 25 to 35 degrees Celsius, the change in temperature is plus 10 degrees Celsius. Whether we go straight up to 35 degrees Celsius or we cool the system for a few degrees and then take the system to the final temperature. तो सीधे 35 से 25 पर ले आए या फिर उससे थोड़ा कम ले जाकर उसको थोड़ा और इंक्रीज करके फाइनल स्टेट पे पहुंचा दें, इस पे डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन हम बोल सकते हैं। एंड वॉल्यूम का भी इसी तरीके से है, वॉल्यूम इज आल्सो स्टेट फंक्शन बिकॉज change in volume of water is independent of the route by which water is filled, either by rain or by tubal or by both। इस पे डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता स्टेट पे, इसलिए इसे स्टेट फंक्शन। पीवीटी एंड इंटरनल एनर्जी, टिल नाउ वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज आर स्टेट फंक्शन। दूसरा तरीका इंटरनल एनर्जी चेंज करने का इज बाय अप्लाइंग हीट और टेकिंग आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम। This exchange of energy which is the result of temperature difference is called heat। तो heat की definition ही यही होती है। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम देखते हैं एनर्जी के जहाँ पे कैसे फ्लो कर सकती है, कितने टाइप में, वो हम देखते हैं। तो हीट एक मेथड होता है फ्लो ऑफ एनर्जी का, ये तभी रिजल्ट करता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। लेट अस कंसीडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी सेम इनिशियल फाइनल स्टेट्स एज बिफोर, जो कि वर्क डन के केस में था, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वाल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वाल्स। तो क्योंकि हीट के ट्रांसफर के द्वारा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर रहे हैं इन द सेकंड केस, तो हमें कंडक्टिंग वाल चाहिएगी। एडियाबैटिक सिस्टम यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्लोज्ड सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। सिस्टम विच अलाउज हीट ट्रांसफर थ्रू इस बाउंड्री, देखिए यहाँ पे ओपन नहीं है, ये मैटर इसके इनसाइड ही रह रहा है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्लोज सिस्टम, सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो पा रहा है इससे। तो हीट के ट्रांसफर को हीट के थ्रू इलस्ट्रेट करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें क्लोज सिस्टम लेना होता है, एंड सिर्फ वर्क डन के थ्रू को चेंज को डिपिक्ट करने के लिए हमें एडियाबैटिक सिस्टम लेना होता है। ये भी हमें आपको पता होना चाहिए इन एक्सप्रेशन से। We take the water at temperature TA in a container having thermally conducting walls, not insulated, made up of copper or silver, whatever you can take, and enclose in it in a huge heat reservoir at temperature TB। सो हीट रिजर्वोयर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से कम एनर्जी की और फ्लो करेगी हीट एनर्जी, तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस TB माइनस DA। इसी से हीट फ्लो को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इसी से मेजर किया जा सकता है। In this case, the change in internal energy will be equal to heat only because no work is done at constant volume। तो ये क्लोज सिस्टम है, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया था
मैटर के आने या जाने से ही चेंज इन वॉल्यूम होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, तो वर्क डन जीरो, तो डेल्टा क्यू विड बी इक्वल टू डब्ल्यू ओनली फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड बाय द कन्वेंशन ऑफ आईपीएससी क्यू इज पॉजिटिव व्हेन heat is transferred from the system from the surrounding to the system, या heat जब system absorb करता है तो पॉजिटिव होती है, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ कोर्स इंक्रीजेज, तभी तो पॉजिटिव होगा जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, और इस सिस्टम की है पॉजिटिव, जब डिक्रीज जब नेगेटिव है, तो पीछे वर्क वाले केस में भी आपने देखा था Q is negative when heat transfer from system to the surrounding resulting in decrease in internal energy of the system। तो ये दोनों के केसेस में सेम है, हीट का साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री केसेस में यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वर्क डन के केस में ये एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि it is defined in a different way the definition of work done in both of these subjects। so it is quite simple, the sign of heat when it will be positive and when it will be negative। now there is a third case which is considered general case, जब दोनों तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। general case in which change of state is brought about by both by doing work and transfer of heat। in this case we can write that change in internal energy is equals to Q plus W। for a given change in state, Q and W can vary depending upon the how the change is carried out। that's why I am saying both of these are path functions। कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, इस पे इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं। बट however Q plus W जो कि इंटरनल एनर्जी होता है will depend only on initial and final state only। that's why we consider it as a state function। its value is independent of the way the change is carried out। if there is no transfer of heat एनर्जी एज हीट और एज वर्क, यानी वर्क और हीट दोनों अगर जीरो हो जाए आइसोलेटेड सिस्टम के केस में, ये दोनों अगर जीरो हो जाए तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, यही आपको बताया गया इस लाइन में। द इक्वेशन 6.1 डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट of the first law of thermodynamics which states that energy of an isolated system is constant। तो ये हमने पीछे अभी देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, यानी चेंज इन एनर्जी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। अगर चेंज यानी वेरिएशन जीरो है तो कांस्टेंट ही होगी एनर्जी। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एंड क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है यानी कंजर्व्ड है, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। दैट इज एनर्जी can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another, and these energy transformations only we study inside thermodynamics। note there is a considerable difference between the character of the thermodynamic property energy and that of mechanical property such as volume। we can specify an absolute value of the volume but not an absolute value of internal energy। we can only measure changes in internal energy, and that's exactly we have studied in the first page of this chapter, that initial and final position जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है उन्हीं पे डिपेंड करता है, उन्हीं को कंसीडर करता है थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसी तरीके से चेंज को मेजर किया जाता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के स्पेसिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते आप इन थर्मोडायनेमिक्स। ये डिफरेंस होता है किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम ईटीसी, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे कि इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। Now the first example of this chapter express the change in internal energy of the system when no heat is absorbed by the system, यानी Q जीरो है but work is done on the system, the type of system type of walls of the system जैसा है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब नहीं की जा रही है तो एडियाबैटिक वाल्स होंगी, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपको इक्वेशन बतानी है फर्स्ट केस के लिए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव डब्ल्यू वुड बी द इक्वेशन इन दिस केस, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड द वॉल इज एडियाबैटिक। एंड फॉर द सेकेंड केस व्हेन नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम but Q amount of heat is taken out from the system,
इसमें किस टाइप के वाल होंगे, तो कंडक्टिंग वाल्स होंगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, ये जीरो। तो डेल्टा यू इज टू माइनस क्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि हीट ली जा रही है सिस्टम से। delta q is equals to minus to q, and thermally conducting walls will be present here. And for the third case, w amount of work is done by the system, यानी work done नेगेटिव होगा, यानी क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्यू डब्ल्यू होगा। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट वुड बी, तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन होगी delta u is equals to q minus w, because heat absorbed by the system is positive and work done by the system is negative, एंड सिस्टम यहाँ पे क्लोज सिस्टम दिया गया है। ये आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा होगा, पीछे हमने देखा था क्लोज सिस्टम हमने लिया था जिस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट थी, तो वहां पे वर्क डन जीरो था। यहाँ पे कुछ वर्क डन है फिर भी क्लोज सिस्टम लिया गया, तो इस पे डिपेंड ये क्राइटेरिया होता ही नहीं है बेसिकली कि ओपन सिस्टम है तो वर्क डन होगा, क्लोज्ड है तो नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम इज द क्राइटेरिया, जहां पे अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन जीरो होगा। डेल्टा वी इज द क्राइटेरिया। क्लोज सिस्टम में भी आप देखेंगे आगे जब एप्लीकेशंस दी हैं और पहले वर्क डन बताया गया है, तो किस सिस्टम पे हो, कौन से सिस्टम किए जाते हैं जिन पे वर्क डन होगा लिए जाते हैं, वो भी आगे बताया गया है। तो वहां पे देखेंगे आप कंटेनर विद अ पिस्टन, एक कंटेनर का गैस इन अ कंटेनर विद अ पिस्टन, कंटेनर का बेस होता है ऑफ कोर्स क्लोज्ड है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, तो इट इज अ क्लोज सिस्टम। लेकिन मूवेबल पिस्टन है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकती है, तो वर्क डन की पॉसिबिलिटी वहां पे है। कांस्टेंट वॉल्यूम इज द क्राइटेरिया जहां पे वर्क डन जीरो होगा। क्लोज सिस्टम है, आप सीधे सीधे नहीं बता सकते क्योंकि इसमें वॉल्यूम वेरिएबल हो सकती है वेरिएबल पिस्टन से, तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम डेफिनेटली लिया जा सकता है जहाँ पे वर्क डन हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम आप अज्यूम करना होगा यहाँ पे विद अ वेरिएबल पिस्टन होगा। तो ये क्राइटेरिया होता है वर्क डन का। नाउ द एप्लीकेशन, many chemical reactions involve generation of gases capable of doing mechanical work or generation of heat. It is important to relate them to the changes in internal energy. तो work done और जनरेशन ऑफ हीट इन दोनों को इंटरनल एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे एप्लीकेशंस के थ्रू, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अब। एंड बिकॉज गैसेस आर केपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क एंड जनरेशन ऑफ हीट, इसलिए गैसेस को ही यहाँ पे एज अ सिस्टम कंसीडर किया गया है। एंड यहाँ पे हम सिर्फ मैकेनिकल वर्क कंसीडर करेंगे जो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। कैसे वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, ये हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया था, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। वो करंट जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है उसमें आएगा। कंसीडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शन लेस पिस्टन। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है इस टर्म का, अगर फ्रिक्शन होगा तो उसकी कुछ फोर्स होगी और उससे भी डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट करेगी पिस्टन की, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन को अवॉइड करना है हमको, हमें वर्क डन ड्यू टू द गैस ही देखना है, इसलिए फ्रिक्शन लेस पिस्टन होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी आई इनिशियली एंड प्रेशर इनसाइड इज पी, pressure of the gas is P. If external pressure Px is applied which is greater than P, then of course piston will move inward till the inside pressure becomes equal to P external। यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है जब आप प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करती है यानी कंप्रेस होती है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है गैस का। प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट वी नो फ्रॉम बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो वॉल्यूम डिक्रीज करती जा रही है, तब तक डिक्रीज करेगी जब तक इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाता। लेट दिस चेंज कैन बी अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप एंड द फाइनल वॉल्यूम बी Vf during this compression. Suppose the piston moves a distance L and if its cross sectional area is A, then volume change which is given by length into area delta V would be Vf minus Vi, and we know the formula of the pressure is force upon area, so force यहाँ से piston के ऊपर होगी P external into area and force into displacement होता work done, this we also know। तो work done on the system will be force into distance P external into A into L, A into L ये volume होता है डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा
तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन का। द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कन्वेंशनल साइन फॉर वर्क डन विच विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द गैस हो रहा है जो कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा। कन्वेंशनल साइन जो कि आईपीएससी ने दिया था इसको ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन जरूरी होता है। It indicates that in case of compression, work done is on the system and it will be positive. Here, Vf minus Vi will be negative and negative multiplied by negative will be positive. Hence, the sign obtained for work done will be positive. अब आपको इसके झोल में नहीं पड़ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव साइन के। आप वर्क डन जो कि गैस के केस में W इज टू पी डेल्टा भी मान सकते हैं। इस पे कोई भी साइन मत लगाइए। इंटरनल एनर्जी किस केस में डिक्रीज हो रही है और किस केस में इंक्रीज होगी उससे आप डिसाइड कीजिए द साइन ऑफ वर्क डन। इसको फॉर्मूला को सिर्फ पी डेल्टा ही वी ही मान लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनके साइंस में। if the pressure is not constant and at every stage of the compression but changes in a number of finite steps। हमने पीछे सिंगल स्टेप में कंसीडर किया था, प्रेशर कांस्टेंट था पी एक्सटर्नल केस में। अगर कांस्टेंट ना हो तो वर्क डन का एक दूसरा एक्सप्रेशन होता है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वर्क ऑन द गैस विल बी सम्ड ओवर ऑल द स्टेप्स एंड विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ पी डेल्टा वी एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे भी यूज किया गया है। बेसिकली हो तो यहाँ पे भी कंप्रेशन ही रहा है तो वी एफ माइनस वी आई ये नेगेटिव हो गया यानी डेल्टा वी नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कंप्रेशन का वर्क। एंड समेशन का यहाँ पे साइन यही शो कर रहा है, ये जो सिग्मा का साइन है कि सारी स्टेप्स का जो वर्क डन है वो सम किया गया है यहाँ पे। if the process is no pressure is not constant but changes during the process such that it always is infinitesimally greater than the pressure of the gas यानी P external हमेशा थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है infinitesimally greater at each state of the compression the volume decreases by an infinitesimally small amount dV। तो प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा ही ज्यादा है P external तो वॉल्यूम भी थोड़ी सी डिक्रीज करेगी उस प्रेशर के एप्लीकेशन से। इन सच केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी देखा था। वर्क डन अगर छोटे से एरिया के अंडर हमें पता है तो उसको इंटीग्रेट करके पूरे एरिया का वर्क डन निकाला जा सकता है। वहीं यहाँ पे किया गया है फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल वॉल्यूम इंटीग्रेट किया गया है पी डेल्टा वी को। डेल्टा वी यहाँ पे छोटा सा है डी वी तो ये होगा वर्क डन इन केस ऑफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट इट इज वेरिएबल। इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हेयर पी एक्सटर्नल एट ई स्टेट इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डी पी यानी थोड़ा सा ही ज्यादा है इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस से एक्सटर्नल प्रेशर। in an expansion process under similar conditions the external pressure is always less than the pressure of the system यानी P external is P internal minus dP यानी एक्सपेंशन के केस में जो इंटरनल टेम्परेचर है एक्सटर्नल है वो कम होगा तभी तो एक्सपेंड कर रही है थोड़ी सी गैस। इन फॉर जनरल केस P एक्सटर्नल इज P इंटरनल प्लस माइनस dP यानी दोनों केस में समराइज कर दिया गया है इसको। सच प्रोसेस का रिवर्सिबल प्रोसेस तो जो सिंगल स्टेप में हो रही थी पीछे पी डेल्टा वी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, एक ही स्टेप में हो रही थी। रिवर्सिबल प्रोसेस ईच स्टेप पे रिवर्स करी जा सकती है क्योंकि आगे इसके बारे में बताया गया है। तो इनफाइनेसिमली स्मॉल चेंज होते हैं इनमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि छोटे हैं ना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आगे क्या बता रहा है। प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल if a change is brought out in such a way that the process could at any moment reverse by an infinitesimal change। क्योंकि इन्फाइनेसिमली स्मॉल ही डिफरेंस होता है डीवी और डीपी का तो रिवर्स किया जा सकता है किसी भी मोमेंट के, इसलिए इनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। A reversible process proceeds at infinitely slowly by a series of equilibrium states such that the system and the surroundings are always in near equilibrium with each other। तो इनफाइनाइटली स्लोली तो इसलिए होती है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में टूटी होती है ये प्रोसेस। एक ही स्टेप में होती तो फास्टली सिंगल स्टेप में हो जाती। एंड इक्विलिब्रियम में इसलिए मान सकते हैं आप सिस्टम और सराउंडिंग तो क्योंकि बहुत कम चेंज होता है प्रेशर का यहाँ पे।
पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल यानी सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के प्रेशर में क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, इसलिए अप्रोक्सीमेटली नियरली उनको इक्विलिब्रियम में आप बोल सकते हैं। एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने देखी थी ना, कांस्टेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। इक्विलिब्रियम स्टेट वही होती है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है प्रेशर टेम्परेचर इन वेरिएबल्स की। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं आप फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसलिए नियर इक्विलिब्रियम में आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे दो टाइप की इक्वेशंस आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती हैं। सिग्मा यहाँ पे यूज किया गया है पी डेल्टा वी के लिए, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज किया गया है सेकंड केस में। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वी आई से वी एफ तक आप इंटीग्रेशन कीजिए डीवी का, देन यू विल गेट डेल्टा वी ओनली। डेल्टा वी थोड़ा बड़ा होता है, सभी स्टेप्स का समेशन है, एंड डीवी एक सिंगल स्टेप का है, तो इन्हीं का समेशन को डेल्टा वी बोलते हैं। एंड इंटीग्रेशन के साइन को यहाँ पे समेशन से शो किया गया है क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों ही जो फॉर्मूलाज हैं वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ही शो कर रहे हैं। इरिवर्सिबल एक सिंगल स्टेप होती है, एंड ये पीछे हमने डायग्राम नहीं देखा था पहले। The work done when a gas is compressed by a constant external pressure Px in a single step will be equal to Px delta V, and this is equal to the shaded area। तो PV ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट द वर्क डन, एंड ये आप मैकेनिक्स में भी जानते होंगे जो कि फिजिक्स में आती है कि एरिया हमेशा फाइंड किया जाता है इंटीग्रेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए एरिया रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे पीवी ग्राफ का वर्क डन, और स्लोप रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रही है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन यहाँ पे यानी स्लोप यहाँ पे एरिया अपना वर्क डन रिप्रेजेंट नहीं करेगी, एरिया रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पे। सो पीवी ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन, एंड बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया था, एल चेंज हुई है, लेंथ ऑफ द गैस, एंड डेल्टा भी वॉल्यूम चेंज हुई है, सिर्फ इतना ही डेपिक्ट किया गया है। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन भी बना हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वन। इसको आप सीधे सीधे तो ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इरिवर्सिबल में ज्यादा अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, आई आर आर, और रिवर्सिबल में सिर्फ दो ही हैं, इरिवर्सिबल में तीन है। तो इससे क्योंकि बड़ा नाम है तो ज्यादा वर्क डन होगा इरिवर्सिबल का। एक तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। कंसेप्चुअली इसको याद रखने का ये तरीका है कि एरिया क्योंकि बताता है ना वर्क डन, पीवी ग्राफ का एरिया, इरिवर्सिबल के केस में एरिया ज्यादा होता है। आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल, एरिया आपको पीवी ग्राफ के अंदर ज्यादा, पीवी कर्व के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहा है इरिवर्सिबल का, तो इसलिए इरिवर्सिबल का एरिया ज्यादा होता है। पीवी प्लॉट व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस अकर इन फाइनाइट स्टेप्स, जो कि ऊपर एग्जाम्पल में जो थ्योरी में दिया गया था उसमें सिंगल स्टेप में हुआ था, ये बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। एंड पीवी प्लॉट व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर दोनों ही केस में नहीं है, कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि लगातार, तो प्रेशर चेंज होगा वो। गैस के प्रेशर की बात हो रही है डेफिनेटली, एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है वो। चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप, तो रिवर्सिबल कंडीशन होगी ये। इनफाइनेटली स्मॉल प्रेशर की वैल्यू होती है डीपी, एंड डीबी भी उसी प्रपोर्शन में स्मॉल होता है, जो कि किसी भी मोमेंट पे रिवर्स कर दिया जा सकता है। तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये पहचानने का तरीका है इन दोनों प्रोसेस को। एंड वर्क डन कौन सा कैसे ग्रेटर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो यही तरीका है डिटेल में, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिफाइन करा है रिवर्सिबल प्रोसेसेस को, तो उनके अलावा जो भी प्रोसेसेस होंगी उनको बोल दिया गया है इरिवर्सिबल। In chemistry, we face problems that can be solved if we relate the work term to the internal pressure of the system, and that's the case for reversible processes. इरिवर्सिबल के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, एंड यहाँ पे क्योंकि रिवर्सिबल के केस में डीपी और डीवी के टर्म्स में वैल्यूज दी होती हैं, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू
पी इन प्लस माइनस डीपी हमें लिखनी होती है, एग्जैक्ट रिलेशन इसका डीपी की टर्म्स में। तो यहाँ देखिए पी इंटरनल आ रहा है, तो इसलिए वर्क टर्म हमें इंटरनल प्रेशर की से रिलेट करना होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ वी फाइनल से वी इनिशियल से वी फाइनल, पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करी, डीपी इंटू डीवी, क्योंकि ये दोनों स्मॉल वैल्यू होती हैं इसलिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डीवी के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि वर्क डन में डीवी आता है इसलिए डीवी यहाँ पे मान लिया। तो ये बन गया फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस केस में वर्क डन का। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आपने निकाली एनआरटी बाई वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल कंडीशंस के अंडर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इंटरनल हेयर एनआरटी अपॉन वी, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो यहाँ पे 1/v है, इसका इंटीग्रेशन होगा नेचुरल log ऑफ v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे v, नेचुरल log ऑफ vf माइनस नेचुरल log ऑफ vi होगा, नेचुरल log ऑफ a माइनस b, इसको नेचुरल log ऑफ a अपॉन b बोल सकते हैं। ये logs के 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताना वाला हूं। तो नेचुरल log ऑफ वी एफ अपॉन वी आई हो जाएगा ये। एंड नेचुरल log और log टू द बेस में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है 2.303, 2.303 इंटू log टू द बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल log। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल कंडीशन के केस में। आगे है कंसेप्ट फ्री एक्सपेंशन का। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, जहाँ पे फ्री फॉल का कंसेप्ट आता है वहाँ पे फोर्स सिर्फ एक ही एक्ट कर रही होती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बाकी सारी फोर्सेस जीरो होती हैं। एंड क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही प्रेशर होता है, तो यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में इसको डिफाइन किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो प्रेशर क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही होता है तो फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, एनालॉजी से आप समझ सकते हैं। No work is done during the free expansion of an ideal gas whether the process is irreversible or reversible। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में तो क्योंकि सीधे सीधे पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आता है, तो पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क डन वहां पे सीधे जीरो हो गया। रिवर्सिबल के केस में भी जहां पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता तो है। अगर इंटरनल हुआ और एक्सटर्नल बिल्कुल ही जीरो होगा तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, डीपी भी जीरो हो जाएगा, तो इसी कारण यहाँ पे भी वर्क डन जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल के केस में भी, फ्री एक्सपेंशन के केस में। अब अगर हम W की वैल्यू पुट करें माइनस पी डेल्टा वी इन द एक्सप्रेशन 6.1 जो कि फर्स्ट लाइफ थर्मोडायनामिक्स शो करता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी Q माइनस पी डेल्टा वी। अब माइनस पी डेल्टा वी ये वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्रेशन वर्क के लिए फॉर्मूला बना है, ये आप इन्फर करना आना चाहिए अब आपको, क्योंकि थ्योरी में ये मेंशन है एग्जैक्टली माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी इन केस ऑफ कंप्रेशन ये नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी इज द केस फॉर कंप्रेशन। इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ये इसमें। Delta U would be equal to Q, and to indicate that this process carry out at constant volume यानी work done zero है तो QV साइन यहाँ पे लगाया गया है। The subscript V in QV denotes that heat is supplied at constant volume। supplied यानी सिस्टम को दी जा रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो पॉजिटिव होगी, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, इसलिए V सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है यहाँ पे। अब आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन के केस में बेसिकली आइसोथर्मल कंडीशन के अंडर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन दोनों का वर्क डन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है उनको समराइज किया गया अब यहाँ पे।